दिल्ली की हवा में उच्च सांद्रता है जो कि दिल्ली वासियों खास तौर पे बच्चों को सांस की बीमारी और हार्ट प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहा है। जी हाँ, ये कहना है टेरी का। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसने एक रिसर्च की है देश के 6 बड़े शहरों पर, जिसमें राजधानी दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, पंचकुला और विशाखापट्टनम सहित जैसलमेर जैसे शहर शामिल है। यहाँ पर एयर क्वालिटी यानी कि प्रदूषण लेवल चेक करने के लिए रिसर्च की गई थी। हालांकि ये रिसर्च 2019-2020 के वायु गुणवत्ता को लेकर थी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई चिंता करने वाली है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय लेखी साहब साथ जुड़े हुए हैं। लेखी जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? हालांकि रिपोर्ट 2019-2020 के आंकड़ों को लेकर बनाई गई है, लेकिन क्या वाकई एक चिंताजनक रिपोर्ट है? जिस तरह से इस रिपोर्ट में कहा गया है करीब 413 बच्चों पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर भी 14 से 17 साल की एज के बच्चों को शामिल किया गया था। ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग 75.4% बच्चों ने सांस फूलने, 24.2% बच्चों ने आंखों में खुजली, 22.3% बच्चों ने नियमित रूप से छींकने या फिर नाक बहने जैसी शिकायत दर्ज कराई थी। अभी तो ये रिपोर्ट जो दिखाई जा रही है ये 2019-20 में है। 19 और 20 के अंदर आपको भी पता होगा कि 20 के अंदर तो लगभग पूरा समय एक लॉकडाउन में चला गया। उस समय पे पॉल्यूशन की स्थिति फिर भी कहीं ना कहीं ठीक थी, परंतु अगर उसके बावजूद भी आज जो ये रिपोर्ट दिखाई जा रही है इसके अंदर अगर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने के कारण और बच्चों के कारण, पॉल्यूशन जो है वो सभी लोगों को इफेक्ट करता है और अधिक तरीके से बच्चों में और बुजुर्गों में इफेक्ट करता है। पॉल्यूशन का दो तरीके का इफेक्ट होता है, एक तो इमीडिएट इफेक्ट होता है, एक क्रॉनिक इफेक्ट हो जाता है। क्रॉनिक इफेक्ट जैसा कि उस बच्चे के अंदर या बुजुर्ग के अंदर एक सांस की तकलीफ का डेवलप हो जाना, और हमेशा ही जैसे ही पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, जैसा कि हम आजकल बहुत सारे बच्चों में देख रहे हैं, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे 14 साल का है, उनको सांस की तकलीफ अब डेवलप हो गई और वो लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं कि वो ठीक होते हैं बच्चे, बीच बीच में जैसे ही पॉल्यूशन कम होता है वो ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा से उनको हो जाती है, निबुलाइजर्स वगैरह उनको देने पड़ते हैं। और क्रॉनिक स्टेज के अंदर क्या होता है कि इस पॉल्यूशन से उस बच्चे के अंदर परमानेंट डिफेक्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि अकेला ये जो पार्टिकुलेट्स हैं लंग के ऊपर ही इफेक्ट करते हैं, ये हमारी बच्चे की किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं और आगे आने वाले कल में ब्लड कैंसर्स और इसकी बीमारियां भी। जी डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हवा के अंदर जिंक या लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसे कैसे समझा जाए? मतलब कैसे पैदा होता है? क्या वाकई लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है? जिंक और लेड अगर ज्यादा होता है कहीं पर? ये जो पार्टिकुलेट्स है ना, जिंक और लेड के पार्टिकुलेट्स है, ये जिसको ये इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशन के। जो पार्टिकुलेट्स होते हैं ये इंडिकेटर्स है, जिसको कि आप PM2.5 कहते हो, PM4.5 कहते हो, जिसको कि हम इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो जो जिंक और ये है आपका लेड, ये डीजल वाली व्हीकल्स के कारण, कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स में जो कि सीमेंट के अंदर जिंक और जिप्सम होता है, जो हम क्यों कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो ये पार्टिकुलेट्स हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं रादर देन जो गैसेस होती हैं, उनसे ज्यादा ये पार्टिकुलेट, चाहे वो जिंक का है और चाहे वो लेड का है। तो इससे बचने के लिए तो यही एक सबसे बड़ा वो तरीका हो सकता है कि हम अपने डाइट के अंदर एक ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना अधिक करें। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस मास्क के कारण हमें एक प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, पर सरकार को और सभी लोगों को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट की लेबर है
चाहे ठेकेदार हैं, और उनको सबको ना एक मुहिम चलानी चाहिए, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। जो वर्कर है, लेबरर है, उसके लिए वो सीमेंट की बोरी को झाड़ता है तो वो जो उसके पास में उसकी सांस में जाता है, आप देखो उनकी उम्र 40 साल से ऊपर नहीं जाती है। ये सीमेंट का जो जिंक और लेड आपने नाम लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट से जो पार्टिकुलेट्स उड़ते हैं वो ज्यादातर जाते हैं। सर, आपने कहा कि ट्रैफिक जैम, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो चीजें पोल्यूशन को बढ़ाने का काम करती है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। अब हम लोग जिस तरह से मौसम सर चेंज हो रहा है, हम लोग सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ऐसे मौसम में और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सर्दी में अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, और जो रिपोर्ट है बच्चों को लेकर खासतौर पर तैयार की गई है, ऐसे में क्या हमको अलर्ट रहना चाहिए आने वाले मौसम को ध्यान में रखते हुए? जी हाँ, हमें पूर्ण रूप से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जो वायु मंडल के अंदर नमी बढ़ जाती है, तो जो ये पार्टिकुलेट्स हो जाते हैं, जैसे जिंक का, लेड का और नाइट्रोजन और सल्फर मोनोक्साइड वगैरह, सल्फर ऑक्साइड वगैरह, तो ये जो पार्टिकुलेट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में ही फैलते रहते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये बहुत ऊपर चला जाता है। ये बारिश से क्या होता है कि हवा के अंदर ये पार्टिकुलेट जमीन पे नीचे आ जाते हैं। परंतु जब सर्दी आती है तो सर्दी के दिनों के अंदर ये पार्टिकुलेट नीचे ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और बच्चों को ये अधिक तरह, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत होती है, वो बच्चा अपने जितना ज्यादा पार्टिकुलेट उसके लंग में जाएगा, उस बच्चे को अस्थमा की बीमारी, आज हम देखते हैं कि पैदा होते ही बच्चे 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने के बच्चे को, इवन देन गर्भवती महिलाओं को ये पार्टिकुलेट्स इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, और इस तरीके की बीमारियां बच्चों में पैदा होते ही मिलने शुरू हो जाती हैं। सांस की बीमारियां हम देखते हैं 2 महीने के बच्चे में डेवलप हो रही है, 4 महीने के डेवलप हो रही है बच्चे में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय पे अस्थमा की बीमारी, अब पेशेंट बच्चे, खासतौर पे बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये अस्थमा की, ब्रोंकियल निमोनिया की प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाती है। डॉक्टर लेखी जी, दिल्ली सरकार ने इस बार पहले से ही तैयारी अपनी शुरू कर दी थी, चाहे वो ग्रैब को लेकर हो या फिर रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ हो, या जो दूसरा डिकम्पोजर की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि इसका फायदा दिल्ली वासियों को मिलेगा निश्चित तौर पर? देखिए, मेरे को तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा फायदा अभी इसका होने वाला है। क्यों? आप एक बात देखें कि जो अब ट्रैफिक जैम्स हैं, आज भी बड़ी बड़ी सड़कों पे साइड में रेडियां लगी हुई हैं, रिक्शाएं खड़ी हैं, और 10-10 मिनट, 15-15 मिनट रेड लाइट के ऊपर ही वो व्हीकल्स का खड़ा रहना, इट इंक्रीजेस द पॉल्यूशन। आपने एक जगह पे लगा दिया, टावर लगा दिया, 2 जगह पे लगा दिया, उससे आप पूरी दिल्ली का थोड़ी आप इकट्ठा कर लोगे, पहली बात। दूसरी बात, व्हीकल का ऑन और ऑफ करने के लिए आप कभी उसका रियलिटी देखें, तो ऑफ करने के बाद जब आप ऑन करते हैं तो जो डीजल और पेट्रोल है ना, उसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है। रीस्टार्ट होने में पेट्रोल और डीजल ज्यादा लेता है। अगर उसकी बर्निंग ज्यादा होगी तो वो पोल्यूशन और ज्यादा निकालेगा, और उस वक्त पे डेफिनेटली पोल्यूशन निकल के आता है। तो ये कहाँ से लाए हैं थ्योरी या क्या कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि भाई व्हीकल को बार बार ऑन करें। अगर आपने 15 लाइटें ऑन करी, पार करनी है, 15 क्रॉसिंग पार करने हैं, अगर मेरे को ईस्ट दिल्ली से लेके और साउथ दिल्ली जाना है, तो कम से कम 20 रेड लाइट आती है, और हम 20 रेड लाइट पे मैं व्हीकल को ऑन करूंगा, ऑफ करूंगा, पहली बात। दूसरी बात क्या आती है कि आपकी व्हीकल को भी उतना डैमेज होता है। भाई आप बार बार दिन में 20 बार उसको ऑन और ऑफ करोगे, कहीं ना कहीं आपका दोनों तरफ नुकसान है। तो इस थ्योरी को तो साइंटिफिकली मैं नहीं कहूंगा कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा वो राज है। सरकार को जो चाहिए कि क्रॉसिंग्स या वो है,
वो ट्रैफिक फ्री क्रॉसिंग्स बनाने चाहिए जहाँ पे कि कंजेशन ना हो, इन चीजों को दूर करना चाहिए। और हाँ, ये मैं कहता हूँ कि लोग बाग बड़ी बड़ी कारें यूज करते हैं एक आदमी को जाने के लिए, और उसके लिए उसकी तरफ भी हमें सबको ध्यान देना चाहिए। सब आपने बिल्कुल बताया पोल्यूशन बढ़ने की वजह क्या है, सरकार जो काम कर रही है उसका कितना फायदा या आने वाले समय में किस तरह से राहत मिलेगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या कोई बचाव भी है इसका? क्या हम खान पान में ऐसा कुछ बदलाव करें, खासतौर पर बच्चों के खान पान में, जिससे बच्चों की सेहत तंदुरुस्त रहे और पोल्यूशन का बहुत ज्यादा नुकसान बच्चों को ना हो? जी हाँ, आपने बहुत ठीक कहा। जिस भी बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी मतलब जैसा कि अपन देखते थे कोविड के अंदर हमने देखा, जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है उसको इस बीमारी ने कम प्रभाव किया। ये सभी बीमारियों के साथ होता है, ऐसा ही बच्चों के साथ भी है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मोमोज, मैदे की चीजें और बाजार की चीजें और ये सब खाते हैं, तो बच्चों का हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ रहा। मैं आज आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। उस बच्चे का हीमोग्लोबिन 85% बच्चों का अनिमिक है आज की तारीख में। बच्चे 85% बच्चे जो हैं वो अनिमिक हैं, और हीमोग्लोबिन का ही काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, और ऑक्सीजन को कैरी करके अपने शरीर के भिन्न भिन्न पार्टों को देना। जब वो बच्चा डाइट ही अच्छी नहीं लेगा तो उसका हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? और अगर उस बच्चे में हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो उसको जरूर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को अच्छी डाइट देनी चाहिए जिसमें कि फल, दूध और ऐसी चीजें देना चाहिए, और उनको इस पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बचाव रखना चाहिए। घर के अंदर जो है, जैसे अपन फायरवर्क्स का भी, अभी दिवाली आ रही है, या घर के अंदर अपन अगरबत्ती भी जलाते हैं ना। आपको हम बताएं, आज हमारे घर जो हैं एयर कंडीशनिंग के कारण क्लोज हो गए। आप घर में भी वेंटिलेशन की अगरबत्ती, दिक्कत। हाँ जी, आप गुड नाइट की वो चलाते हैं, इट ऑल्सो क्रिएट्स ए पॉल्यूशन। तो आपके घर के अंदर ज्यादा पॉल्यूशन मिलता है अगर आपका घर बंद है, और आपकी ये जो गुड नाइट की और मॉर्टिन वगैरह की जो जलती हैं। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस घर के अंदर बच्चे होते हैं उनके अंदर ये इस प्रकार की चीजों का नहीं करना चाहिए। और दूसरा, बच्चों के खाने पाने के लिए बाहर की चीजों का इस्तेमाल कम करें जो कि प्रिजर्वेटिव्स के साथ, जैसे कि जूसेस आते हैं बाजार के, ये अच्छे नहीं होते हैं। इनके अंदर केमिकल मिले होते हैं और इनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, दे आर नॉट डाइजेस्टेड। उसकी जगह आप घर पे फ्रूट्स लेके खाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए सर, टेरी रिपोर्ट वाकई चिंताजनक है। दावा करती है कि दिल्ली की हवा में लेड की मात्रा 2019 में 233 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो कि 2020 में बढ़कर 406 माइक्रोग्राम घन प्रति मीटर हो गई है। और वो ये भी कहती है कि कुछ धातुएं मानव शरीर के लिए इतनी खतरनाक है, अगर लगातार उसके संपर्क में रहेंगे तो बड़ा नुकसान भी सेहत को हो सकता है। डॉक्टर लेखी जी, बातचीत की आपने, समय दिया, समझाया कि रिपोर्ट क्या है, कैसे रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या साइड इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर इसकी हो सकते हैं और कैसे बचाव करना है, तमाम जानकारी आपने दी, शेयर की हमारे साथ व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। नमस्कार।